हमने मांग की थी कि कानून बनाया जाए कठोर। कानून सरकार ने ऐसा बनाया जिसमें लूप होल्स इतने हैं, लुंज पुंज कानून है कि आपको पता है कि सेकंड ग्रेड टीचर में जो गिरफ्तार हुए थे कुछ दिन पहले, वो परसों छूट गए 41 लोग। ऐसा कानून है लचीला, लूट, लुंज पुंज। ये जो खुली लूट मच रही है, माफिया सरकार से मिल गए हैं और राज्य के लाखों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। देखो ऐसा है, आप सबको जानकारी है कि राजस्थान में अब तक विभिन्न विभागों की 16 परीक्षाएं हुई है और 16 के 16 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। विभिन्न आंदोलनों के जरिए, और कुछ मैंने भी आंदोलन किए, कि 10 पेपर रद्द किए। वो पेपर भी आधे अधूरे रद्द किए। जैसे रीट के दोनों पेपर रद्द होने चाहिए तो एक किया। अभी जो ये सेकंड ग्रेड टीचर है, इसके पेपर तीनों रद्द होने चाहिए, जो 2 रद्द नहीं किए, एक ही रद्द किया। और ऐसे ही सिपाही में हुआ। तो ये जो पेपर दर पेपर लीक हो रहे हैं, एक परंपरा सी बन गई है। और हमने मांग की थी कि कानून बनाया जाए कठोर। कानून सरकार ने ऐसा बनाया जिसमें लूप होल्स इतने हैं, लुंज पुंज कानून है कि आपको पता है कि सेकंड ग्रेड टीचर में जो गिरफ्तार हुए थे कुछ दिन पहले, वो परसों छूट गए 41 लोग। ऐसा कानून है लचीला, लूज, लुंज पुंज। उससे पेपर लीक माफिया की कबर नहीं टूट सकती। और ये मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया कि हमारी सरकार का कोई अधिकारी, कोई नेता मंत्री इस पेपर लीक में इन्वॉल्व नहीं है। अफसर का जहां तक मामला है, मैंने खुद मुख्यमंत्री के सीएमओ के आईएएस अमित ढाका का नाम बताया। मैंने कुछ सीएमओ के लोगों के नाम गिनाए। मैंने डीपी जारोली, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, का नाम बताया, जिसके आधार और प्रमाण भी दिए, जिसके आधार पर सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त होने के बाद में डीपी जारोली ने बयान दिया कि इसमें मैं ही नहीं, बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के हाथ हैं। उसके कारण एसओजी ने उसे आज तक नहीं पूछा, गिरफ्तार करना तो दूर की बात, बल्कि क्लीन चिट दे दी। तो ये जो राज्य की एजेंसी है, चाहे एसओजी हो, चाहे पुलिस हो, या कोई और एजेंसी हो, वो उसमें राजनीतिक दबाव है। और सत्ताधारी दल के अनेकों नेता, मैं 6 एमएलए आपको बता चुका, 3 मंत्री बता चुका, और एक मंत्री के पीए का भी नाम बता चुका। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जहाँ से पेपर लीक हुआ है, उस स्टाफ का भी, गोपनीय शाखा का मैंने नाम बता दिया। ये सब कुछ प्रमाण देने के बाद, और अब तो ऑनलाइन पेपर भी लीक होने लग गए। ऑनलाइन पेपर के जितनी वेंडर्स हैं उनके नाम बता दिए, जिनकी कंपनी जितनी कंडक्ट कराती है उनके नाम बता दिए, उनके प्रमाण दे दिए कि अकेले ओम कोठारी कोटा से एक ही सिपाही के 650 सिलेक्शन हुआ है राजस्थान से, जिसमें 225 अकेले ओम कोठारी कोटा की इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, जिनकी जांच सीबीआई कर रही है। टीसीएस के घोटाले मैंने गिनाए ऑनलाइन के, वो टीसीएस के तो मैंने, और ये जो आरयूएचएस ने परीक्षा कराई टीसीएस से, उसमें भी पैसे ले लेके डॉक्टर भरे गए। बाहर के जो डॉक्टर फर्जी डिग्री लेके आए उन वो सारे चयन हो गए। हमारे अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़े लिखे अच्छे होनहार बच्चे रह गए। तो ये जो खुली लूट मच रही है, माफिया सरकार से मिल गए हैं और राज्य के लाखों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। परिश्रमी बच्चे परीक्षा में पास नहीं हो रहा है, अनेक बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये बड़ा दुखद पहलू है राजस्थान का। इसलिए हम राजस्थान की सरकार से 24 जनवरी 2023 को मांग करने जा रहे हैं, विधानसभा को घेर के, कि आप कम से कम चार पेपर, रीट का पेपर, सब इंस्पेक्टर का पेपर, कांस्टेबल का पेपर और सेकंड ग्रेड टीचर पेपर की सीबीआई जांच कराओ। एक तो हमारी मांग ये है। एक दूसरी मांग ये है कि बाहर के लोग, बाहर की स्टेट, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के लोग फर्जी डिग्रियां ला कर यहाँ नौकरी पा रहे हैं, बड़े हाई परसेंटेज की फर्जी डिग्रियां ला रहे हैं, और हमारा राजस्थान का बेरोजगार बच्चा महरूम हो रहा है। तो राजस्थान सरकार से हमारी मांग है ये 24 जनवरी को, कि आप 75% आरक्षण
राजस्थान के स्थानीय बच्चों को रोजगार में किया जाए, बिल लाके, जैसे हरियाणा ने किया है, पंजाब ने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है। और 2-3 बार मुख्यमंत्री जी भी सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं कि हम ऐसा बिल लाएंगे, लेकिन बिल नहीं ला रहे। एक कोचिंग भी बड़ी महंगी फीस लेने लग गए, तो उस पर भी कोई रेगुलेटरी कमीशन बनना चाहिए, ताकि ऊट पटांग फीस बच्चों से नहीं ली जाए। एक जहाँ बच्चे ज़्यादा है कोचिंग में, वहाँ मकानों के किराए भी बहुत ज़्यादा हैं, उस पर भी सरकार का कुछ रेगुलेशन हो। और जो भी बड़ा आदमी है, आपने मछली तो पकड़ ली, लेकिन जो पेपर दे रहा है उस मगरमच्छ को नहीं पकड़ा, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, इरेलेवेंट टू द पार्टी पॉलिटिक्स, उसको गिरफ्तार करके जेल के सीखचों में डालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो पेपर लीक होने का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इस दृष्टि से हमने पहले तो 19 जनवरी तय की थी, लेकिन हम उसको 24 जनवरी कर दिया, क्योंकि राजस्थान भर के बेरोजगार युवाओं को हम बुला रहे हैं और हजारों की तादाद में हम विधानसभा को घेरेंगे। करीब 20-25 हजार लोग अकेले दौसा से जयपुर की तरफ कूच करेंगे कलेक्ट्रेट के सामने से, और चारों तरफ से राजस्थान से बच्चे आएंगे। हमारा इरादा है कि हम विधानसभा को घेरें। सर, दिव्या मित्तल की अभी गिरफ्तारी हुई है, उन पर अब आपने देख लिया दिव्या मित्तल, उस एसओजी को जांच दी गई रीट की, जहां दिव्या मित्तल बैठी हुई है। जो दिव्या मित्तल 2 करोड़ की रिश्वत में पकड़ी गई, वो क्या न्याय देंगे बच्चों को? दिव्या मित्तल पर आरोप है कि उन्हें जो जांच दी गई थी दवा कारोबारी से, जो रिश्वत मांगी गई थी जिस प्रकरण में, ऊपर वालों के कहने पर दी गई थी। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ, ऊपर वालों का जब तक इशारा नहीं होता तब तक न तो पेपर लीक होता, न दिव्या की हिम्मत है 2 करोड़ लेने की, न और किसी मोहन पोसवाल की हिम्मत है कि पेपर लीक के दोषी लोगों को बचा दें, निर्दोष को फंसा दें। एसओजी खुद पेपर लेके अपने जानकारों को लीक कर रही है। एसओजी दोषियों से पहले से ले रही है, निर्दोषियों से पैसे ले रही है, जिसके प्रमाण मैंने दिए हैं। एसओजी खुद पेपर लीक या दूसरे अपराधों में पैसा इकट्ठा करने में लगी हुई है। भारी भ्रष्टाचार है। सचिन पायलट ने भी आरोप लगाया कि तिजोरी से कैसे निकल गया, ये जादू है क्या है? भाई, ये बात तो सही है कि उसी जादू के साथ सचिन पायलट ने ये वादा किया था राजस्थान के लोगों से कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, तो तब तक क्यों नहीं बोले पायलट साहब? क्यों चुप बैठे थे? और अब वही कहते हैं कि तिजोरी से कैसे निकल गया, कौन से जादूगरी चली। आपने ही बच्चों को कहा था कि हम राजस्थान के बेरोजगारों को भरपूर रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं लगेगा, जब तक 3,500 बेरोजगारी भत्ता देंगे। और आपको पता है कि राजस्थान में देश की सर्वाधिक बेरोजगारी है, 30.8% बेरोजगारी राजस्थान में है। देश की सबसे ज़्यादा महंगाई भी देश की सबसे ज़्यादा राजस्थान में। वेट इतना है डीजल और पेट्रोल पर। तो ठीक है, लेट जागे वो भी जगना है। शुरू से अगर पायलट साहब जग जाते, लेकिन अब कुर्सी चली गई, जब जग रहे हैं तो कोई बात नहीं। वो जो हम कह रहे हैं उसको, सच्चाई को मान रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, और वो किस जादूगरी के तहत लीक हो रहे हैं, इतना कहने की हिम्मत तो पायलट साहब की पड़ी। हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन हम मानेंगे जब 24 जनवरी को हमारे साथ बेरोजगारों के साथ प्रदर्शन करें, क्योंकि ये पॉलिटिकल मूवमेंट है। हम मानेंगे वो हृदय से बोल रहे हैं, सच्चाई से बोल रहे हैं, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। वो उनको कोई कुर्सी की चाहत नहीं है, वरना हमारे साथ नहीं आए तो हम मानेंगे वो कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। सर, आजकल वापस एक बार फिर गहलोत और पायलट आपस में बयानबाजी करने लग गए। कल गहलोत साहब ने कहा कि हमारी पार्टी में भी कोरोना आ गया था। क्या माने, कैसे क्या इंडिकेट मिल रहे हैं? आपको ध्यान हो, बीच में वेणुगोपाल आए थे तो दोनों के हाथ मिला के गए थे, तो मैंने उस समय बयान दिया था कि ये हाथ तो कुछ दिनों के हैं, राख के नीचे आग धधक रही है, राख जैसे ही हटेगी अग्नि प्रचंड उससे प्रज्वलित होगी। वो समय आ गया कि पायलट नहीं रुक रहे, बयान दे रहे हैं। और वो तो कह रहे हैं जादूगरी होते हुए भी किस जादू से पेपर निकला, और ये उनको कोरोना कह रहे हैं। गहलोत साहब ने एक बार कहा था कि 15 साल तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। दूसरे दिन पायलट साहब ने कहा था कि 50 साल तक भी मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। गहलोत साहब पायलट को गद्दार कह चुके हैं, नकारा कह चुके हैं, और निकम्मा कह चुके हैं।
तो अब कोरोना कह दिया, क्या फर्क पड़ता है। पर देश की प्रदेश की जनता कोरोना से बची रहे, ये भगवान से हम कामना का चाहते हैं। और ऐसा कोरोना कांग्रेस में घुस गया जो कोरोना कांग्रेस को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा राजस्थान में। सर, हनुमान बेनीवाल ने जो थोड़े दिन पहले कहा था कि वो भी स्तर पर लड़ाई का लड़ रहे हैं, किसानों का मुद्दा ले लीजिए। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल जी, सचिन पायलट एक साथ आए। क्या 24 तारीख को आप भी आमंत्रण दे रहे हैं? मैंने तो दे दिया ना, पायलट साहब भी आए, हनुमान बेनीवाल भी आए, तब आगे देखेंगे। लेकिन पहले आए तो सही, सड़क पे तो उतरे। ठंडी जो शीत लहर चल रही है उसमें धरना दें, प्रदर्शन करें। केवल भाषण देने से काम नहीं चलने वाला, सड़क पर उतरें और सरकार को मजबूर करें ताकि सीबीआई की जांच हो, भ्रष्टाचारी जेल के पीछे जाएं, नकल माफियाओं की कमर टूटे, उनको गिरफ्तार करे सरकार, और जो कानून लुंज पुंज है उसको और कड़ा किया जाए, सीबीआई की जांच हो। हमारे राजस्थान के बच्चों को 75% आरक्षण का प्रावधान बिल लाकर विधानसभा में करें। इसके लिए पायलट साहब भी जोर लगाएं, हनुमान जी भी जोर लगाएं, बाकी के लोग भी जोर लगाएं। सभी अगर एक होकर इस पर जोर लगाएंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य संवर सकेगा, सुधर सकेगा, अंधकार से उनको बचाया जा सकेगा। वरना ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, वो अंधेरी, अनंत अंधेरी गुफा में हमारे बच्चे जाने के लिए मजबूर होंगे। सर, बजट भी आने वाला है और कहा जा रहा है कि कई बार का जो बजट है वो नौजवानों के लिए होगा, किसानों के लिए होगा। क्या आप पॉलिटिकल पार्टी या नौजवानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, जो भी बजट होगा, गहलोत साहब का बजट ऐसा होता है, घोषणा तो खूब कर देते हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं ईआरसीपी में केंद्र की सरकार पैसा नहीं देगी तो मैं भी दूंगा, मैं ईआरसीपी लगाऊंगा, चालू करूंगा। ईआरसीपी दौसा तक आने में 15 साल लगेंगे, तो उनका क्या फर्क पड़ता है। 5-6 महीने के लिए और 10-5 हज़ार रुपये ईआरसीपी में दे देंगे तो कोई चंबल का पानी यहाँ में अपन बैठे यहाँ तक थोड़ा आ जाएगा। उसके लिए तो बाकायदा सीडब्ल्यूसी की क्लियरेंस चाहिए, 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी चाहिए, मध्य प्रदेश की सहमति चाहिए, और केवल फर्स्ट फेज के लिए 37,000 करोड़ रुपए चाहिए। जो बजट टोटल राजस्थान की सरकार का नहीं, वो कहाँ से लगाएंगे। तो वो गुमराह करने वाला, जवान और किसानों को गुमराह करने वाला बजट ला रहे हैं। अब आपको पता है, अतिवृष्टि हुई थी जब गिरदावरी कराई, 1 पैसा किसानों को नहीं मिला। अब पाला पड़ गया, जब गिरदावरी करा रहे हैं, 1 पैसा नहीं देंगे। उन सारी गिरदावरी को दफ्तर दाखिल कर देते हैं, न किसान को मिलता, न बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलता, न नौकरी मिलती है तो पेपर लीक मिलता है। राजस्थान के किसान और जवान त्रस्त हैं। मेरे को लगता है एक लोक लुभावन बजट लाएंगे राजस्थान के बच्चों को, किसानों को गुमराह करने का। लेकिन अब राजस्थान का किसान और जवान इस सरकार को समझ चुका है, इनके बहकावे में आने वाला नहीं है, और निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। कांग्रेस पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आपको दिल्ली ले जाया जा रहा है मंत्री बनाने। मैं तो दिल्ली हूँ 4 साल से, 2018 का दिल्ली गया हूँ। मंत्रालय में जा रहे हैं। अब ये तो उनका नेताओं का निर्णय है, लेकिन मैं अगर उस सीमा में बंध गया तो फिर मैं रोज रोज के जो करता रहता हूँ, इसका क्या होगा। मेरे को तो ये, मैं इस चिंता में डूब रहा हूँ, मैं कैसे आऊँगा पर लोगों को सड़क पर उतरने के लिए। इसलिए अब वो तो पार्टी का निर्णय जो करेगी। लेकिन अब हमारे यहाँ राज्य में भी चुनाव आ गए, उसके 6 महीने बाद लोकसभा के भी चुनाव आ जाएंगे। तो मेरा तो सोच ऐसा है कि मेरे को ऐसे ही अलमस्त हाथी की तरह घूमने दिया जाए तो उचित रहेगा। सर, आप कई बार कह चुके हैं कि मुझे 2008 में पार्टी से निकाल दिया गया, निकाला था, फिर घर वापसी हुई और लगातार आप अकेले ही दम पर काफ़ी मुद्दे उठाए हैं। कोई नेता, लगभग कई मुद्दे ऐसे हैं जहाँ साथ दिखाई नहीं देते। कारण क्यों नहीं, आमागढ़ में पूरी पार्टी थी। जब मैं गिरफ्तार हुआ था, राजस्थान भर में लोग सड़कों पर उतरे थे। शंभू पुजारी की डेड बॉडी को लेके गया था, जो पूरी पार्टी वहाँ सिविल लाइन फाटक पर थी। और अब हम ये 24 को करने जा रहे हैं तो ये हमारे सब पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। धुंधीराम जी, पारिक जी, इधर हमारे सुमन जी, सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या आपके कार्यकर्ता है सर? नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता है। ये बात अलग है कि ये मेरे को कुछ बढ़ चढ़ के पसंद करते हैं, जैसे गोलमाल को मैं करता हूँ। तो वो एक अलग बात है, पर हैं पार्टी के। सर, पीएम सीएम फेस को लेकर पार्टी में काफ़ी
उथल पुथली मची हुई। किसको? सीएम CM फेस फेस को को लेकर लेकर। बीजेपी में कोई उथल पुथल नहीं है। कॉम्पिटिटर ज़्यादा होना तो सुखद लोकतंत्र की निशानी है। 6 से 7 8 हमारे मुख्यमंत्री हैं, फिर भी लड़ाई नहीं हो रही। वहाँ तो 2 ही हैं। एक तो कुर्सी के फेविकोल लेके चिपका हुआ है, एक धक्का मारने में लगा हुआ है कि फेविकोल कैसे छूटे, नीचे गिरे मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं। वहाँ कुर्सी की लड़ाई है। हमारे यहाँ समाज सेवा और राष्ट्र की सेवा के लिए लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ कुर्सी की लड़ाई नहीं है। जो भी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड और प्रधानमंत्री जी तय करेंगे वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाएगा। हमारे यहाँ जो लड़ाई करेगा वो तो मरेगा। सर लास्ट सवाल ये है कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है, देश के एथलेटिक्स यौन शोषण को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। देखो, जिस ढंग का खिलाड़ी हैं वो आरोप लगा रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए गंभीरता से। और कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर ऐसा कुकृत्य हुआ है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए।